Hello, good evening, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 2, class B, second year, Say's laws of market. This is very important topic for exam of you. स्टेट में जो लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया भी था कि से का बाजार नियम किसने दिया है, ठीक है। तो लेट्स सी इंट्रोडक्शन। से बाजार का नियम, सेज लॉज ऑफ मार्केट। लेट्स सी इंट्रोडक्शन, सेज लॉज ऑफ मार्केट। इंट्रोडक्शन में आइए। अर्थशास्त्र वह विषय जो मनुष्य के सामाजिक आर्थिक कार्यों का अध्ययन करता है। इसमें हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल यानी छोटा, और मैक्रोज मीन्स लार्ज यानी कि बड़ा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम जैसे जो हमारा मैक्रोज है तो उसमें हम लार्ज यानी कि लार्ज स्केल की जो प्रॉब्लम है उनके बारे में रीड करते हैं। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ लार्ज। और जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम स्मॉल स्केल जैसे हम पर्सनली व्यक्तिगत से अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत लेवल, जैसे एक उपभोक्ता की उपभोग की समस्या का अध्ययन है, इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होती है। तो सो डिफरेंस इन माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू से व्हाट इज से लॉज ऑफ मार्केट। से लॉज का मीनिंग क्या है। प्रसिद्ध जो फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, इसके जेबी से ने इसको दिया था अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक। कई बार एग्जाम में इसकी बुक का नाम पूछ लिया जाता है, कई बार ये थ्योरी देकर नाम पूछ लिया जाता है कि भाई किससे रिलेटेड है ये। तो अलग अलग दो तीन तरीके से ये जो है क्वेश्चन जो आता जरूर है भाई, ठीक है। नाइट एग्जाम का देख लेना आप उठा के एग्जाम, जो आप आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख लेना लास्ट ईयर के, और एस्टेट में भी आया हुआ है ये। पूर्ति अपनी जो मांग का स्वयं निर्माण करती है। इसकी थ्योरी जो मेन है ये है कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। स्वयं कैसे करती है। इनकी प्रत्येक उत्पादक बाजार में अपनी वस्तुओं की पूर्ति इसलिए करता है कि उसे इन वस्तुओं के बदले में दूसरी वस्तुओं की मांग कर सके, दूसरी वस्तुओं की डिमांड कर सके। जब भी एक उत्पादक वस्तु का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, वह प्रोडक्शन के साधनों की मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ के रूप में भुगतान भी करता है, और इसे इन साधनों की आय कहा जाता है, इनकी इनकम कहा जाता है। एवं जिस समय किसी भी वस्तु की पूर्ति होती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, यानी कि जो भी सप्लाई कर रहा है उसकी इनकम में वृद्धि होती है, ठीक है। इसलिए नेशनल इनकम में भी वृद्धि होती है। इस आय का उपयोग जो है वह उत्पादित वस्तुओं की मांग करने के लिए किया जाता है। जो हमारी गुड्स एंड थिंग्स हैं उनको प्रोडक्शन करने के लिए इस थ्योरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई जो से बाजार का नियम है, जो सप्लाई जो है अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, अपनी डिमांड स्वयं क्रिएट करती है। इनकी कोई भी पर्सन है, आप कोई भी वस्तु खरीदता है तो उससे क्या होता है, दूसरी चीज़ की डिमांड क्रिएट होती है। द मनी कॉस्ट ऑफ गुड्स आर पेड आउट एज इनकम टू द पीपल हुज इन टर्न वुड गेट इनफ मनी टू बाय द गुड परचेज। से के अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति में वृद्धि घटती या बढ़ती है, इनकी सप्लाई में कमी या वृद्धि होती है, उसी अनुपात में भी जो हमारी डिमांड है उसमें कमी और इंक्रीमेंट होता है, कमी और वृद्धि होती है। मतलब ये ऑलवेज जो है एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, अगर हमारी डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, ठीक है। लेट्स सी डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू जेबीसे। जेबीसे की डेफिनेशन है, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड्स अकॉर्डिंग टू जेबीसे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जेएस मिल के अकॉर्डिंग, उपभोग उत्पादन का सहयोगी है, उत्पादन ही मांग का कारण है, यानी कि प्रोडक्शन ही जो है डिमांड का रीज़न है। केवल एकमात्र कारण होता है कि ये मांग में वृद्धि किए बिना पूर्ति में कभी वृद्धि नहीं करता। इनकी कुछ टाइम ही होता है ऐसा, वैसे ऐसा होता नहीं है कि मांग में वृद्धि किए बिना पूर्ति में वृद्धि की जाए, बल्कि दोनों जो है एक ही समय में साथ साथ समान मात्रा में वृद्धि करती है। अभी मैं इसी चीज़ को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखिएगा। कंजप्शंस को एग्जिट विद प्रोडक्शंस। प्रोडक्शन इज द कॉजेज थ्रू सेल कॉज ऑफ डिमांड, यानी कि प्रोडक्शन किसका कॉज है, प्रोडक्शन किसका कॉज है, टू सॉल्व केज ऑफ डिमांड का। इट्स नेवर furnishes supply without furnishing demand both at the same time and to equal extent। यानी कि ये कह रहा है कि जो डिमांड है और सप्लाई है सेम टाइम पर एक्सटेंड होती है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जप्शंस हैं वो देख लीजिए। पूर्ण प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन का नियम जो इसमें अप्लाई होता है। इस नियम की मान्यता कि सभी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। लोचशील कीमतें, लोचशील का मतलब हो ना फ्लेक्सिबल, इनकी कम और ज़्यादा हो सकती हैं। इसकी मान्यता यह है कि कीमत, मजदूरी और ब्याज की दर लोचशील होनी चाहिए, यानी कि ये रिजिड, उन चीज़ों को रिजिड नहीं मानता, ये कहता है कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुद्रा केवल एक आवरण है, मनी इज ए वेल। इस नियम की एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि जो मुद्रा है, इनकी जो मनी है, वस्तु की विनिमय का एक केवल वेल है, इनकी एक साधन है, रिसोर्स है। वास्तव में वस्तु का विनिमय वस्तुओं से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा
होर्डिंग यानी कि धन का संचय न होना, धन का जो संचय नहीं किया जाए यानी कि उसका व्यय किया जाए, एक्सपेंडिचर किया जाए, जिससे लोगों की डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ बनी रहे। लेट्स सी थ्रू डायग्राम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन में, वस्तु विनिमय अर्थात अर्थव्यवस्था में से का नियम लागू होता है। से लॉज एंड बार्टर इकोनॉमी, से का नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में उससे अवश्य से लागू होता है। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम में यही है कि भाई वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे पहले लोग, गेहूं या चावल दे के सब्जी ले लेते थे, वो जो पहले ज़माने के लोग थे वो ऐसा ही करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से का नियम। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमी वो बात करते हैं कि इस नियम की मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी लागू करते हैं, जो मुद्रा में केवल विनिमय का माध्यम का ही काम करती है। लेट्स सी डायग्राम के थ्रू देखिए, इसमें जो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, से के नियम का ऑस्कर लांगे प्रतिपादन, फॉर्मुलेशंस ऑफ सेला वाई ऑस्कर लांगे के थ्रू ये इसका प्रोडक्शन हुआ था। ऑस्कर लॉन्गे द्वारा इस नियम का प्रतिपादन एक समीकरण के रूप में, एक आइडेंटिटी के रूप में किया गया। समीकरण आप देखिए, समीकरण समीकरण है जो दो विकल्पों को शो करता है और उनकी परिभाषा के आधार पर दो दृष्टिकोण से बिना किसी शर्त एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि वो जो दो चीज़ें इसने दी हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और दो कौन सी चीज़ें, वो डिमांड और सप्लाई। ठीक है, ये देखो इसका इक्वेशन देखो, समिनेशन ऑफ P1 मतलब प्राइस किसी चीज़ की, वस्तु की प्राइस, और D1 मतलब डिमांड, इक्वल किसके इक्वल है? दूसरी वस्तु के प्राइस और सप्लाई के, P1S1। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा कुल मांग व्यय P1 D1 सदैव कुल पूर्ति के बराबर होती है, P1S1 के आइडेंटिकल होती है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें बराबर कह रहा है अपनी थ्योरी में, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम, वो एक्स एक्सिस पर हम एग्रीगेट सप्लाई लेंगे और इस पर एग्रीगेट डिमांड लेंगे, किस पर? वाई एक्सिस पर। ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण है, ये एंगल है, और इसमें हम 45 डिग्री पर बताएंगे डिमांड और 45 हमारी ये रहेगी सप्लाई। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है और सप्लाई है। ये देखो जितना इंक्रीमेंट सप्लाई में हो रहा है उतना इंक्रीमेंट डिमांड में हो रहा है। उसके बाद ए से लेकर सी पॉइंट तक आ जाता है हमारा डिमांड में इंक्रीमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, और ये एक्सेस की साइड यानी कि ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है हमारी डिमांड में सप्लाई में इंक्रीमेंट हो रहा है, उतना ही बी और डी से पॉइंट आ जाता है इधर। इसको आप नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 10 ले लेंगे और यहाँ पर 20, तो 10 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 40 और 50 ले लीजिए, तो दोनों में सेम इंक्रीमेंट दिखाना है। ठीक है, उसको आप नंबर से भी दिखा सकते हो, इसने खाली पॉइंट से लिया हुआ, आप नंबर से डिनोट कर सकते हो अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये थी भाई थ्योरी। सेज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है से के नियम का पीगू द्वारा प्रतिपादन, वही बताया हुआ है कि जो से का फॉर्मूला है वो पीगू के द्वारा लिया गया था। किसके की समानता समीकरण, वह समीकरण जो दो विकल्पों के इक्वलिटी को दर्शाता है। इक्वलिटी यानी कि जो हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू पीगू। ये इसकी इक्वेशन है, P1 D1 इज इक्वल टू P1 S1, यानी कि D1 और S1 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कुल मांग और कुल पूर्ति, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, इसको हम N यानी कि रोजगार स्तर, क्या Y राष्ट्रीय का वह भाग जो मजदूरी के रूप में हमें दिया जाता है। ठीक है, Y यानी कि मजदूरी वेजेस। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में क्या कह रहा है? निष्कर्ष में जो है पॉल एम स्वीजी ने कब बोला है कि से बाजार का नियम जो है क्लासिकल और नव क्लासिकल आर्थिक सिद्धांतों एक लाल फीते की तरह फैला हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म आ जाता है, यानी कि पुराने अर्थशास्त्री इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि डिमांड अपनी सप्लाई स्वयं क्रिएट करती है। सेज लॉस ऑफ मार्केट विच डिस्पाइज्ड ऑल द countries by orthodox apologists did run like a red thread through the entire body of classical and new classical थ्योरी। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो इसको क्या माना गया है? रेड थ्रेड थ्रू आउट द एंटायर इन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामान्य अति उत्पादन असंभव है। ये कह रहा है कि जनरल और प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, मतलब और प्रोडक्शन होना इम्पॉसिबल है। मिल के अकॉर्डिंग है कि वार्षिक उत्पादन की मात्रा चाहे कितनी भी क्यों न हो, परंतु वह वार्षिक मांग से अधिक नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, यानी कि उसके जितनी हमारी डिमांड है, और ये कह रहा है कि इक्वल होती है दोनों चीज़ें। वो कह रहा है कि क्रिटिसिज्म ये है कि इसका कि भी जरूरी नहीं है कि मतलब ये ऐसा संभव नहीं है कि जितना प्रोडक्शन हो उतनी ही डिमांड हो या सप्लाई हो। ठीक है, दोनों चीज़ों में मतलब कम या ज़्यादा पाई जाती है। किसके अकॉर्डिंग है ये? जेएस मिल ने इसका क्रिटिसाइज किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामान्य बेरोजगारी असंभव है, जनरल एम्प्लॉयमेंट इम्पॉसिबल। ठीक है, से के अकॉर्डिंग क्या है कि निष्कर्ष निकाला जाता है कि सामान्य बेरोजगारी असंभव है। सामान्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रम की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है। ठीक है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है।
आंशिक अति उत्पादन, आंशिक बेरोजगारी संभव है, यही पॉइंट इसने लिए हुए हैं अपने, ठीक है। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट को मानकर चलता है, लेकिन वो दूसरे जो है इसका क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये चैप्टर वही कंप्लीट हो गया है। सेज लॉज ऑफ मार्केट किसने दिया था? ये JB से ने, ठीक है, अपनी पुस्तक में ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिकल में इसने जो है डिफाइन किया है अपने इस थ्योरी को। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और वीडियो को जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी डिस्टेंस के बच्चे हैं वो मेरी जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उनको अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जो कंपटीशन स्पेशली जो इकोनॉमिक्स के कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। एस्टेट के लिए, नेट के लिए जो चैनल मेरा जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसमें अपना जो है भेज सकते हैं लिंक, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो भाई जिसको भी इकोनॉमिक्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है वो स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। 11th-12th टिल MA लेवल तक मोस्टली सिलेबस मैंने यूट्यूब पर करवाया हुआ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सुनीता बाय इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।